गुड मॉर्निंग प्रिया। लास्ट डे नहीं आए थे आप क्लास में। तो पिछले कल हमने जो है जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है ना, एनएनपी क्या होता है, वो सब चीजें जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी हमने। आज जो है इकोनॉमिक की आपकी फोर्थ क्लास है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की फोर्थ क्लास है जिसमें हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस कर लिए। अगर आपको जीडीपी पता है तो आप जीएनपी निकाल पाएंगे। जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने पिछले कल ही आपको बताया था। जीएनपी का फॉर्मूला होता है आपका जीडीपी, जीडीपी प्लस ए माइनस वी। ठीक है, और एनएनपी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एनएनपी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन यानी कि डी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो मैंने इस तरह से आपको रूल लिख दिया है। अब हम आज देखेंगे कि ये आपका जीडीपी एमपी लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है ना, उसके बारे में देखेंगे। मार्केट प्राइस जो है वो क्या होते हैं, तो मार्केट प्राइस जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले तो, कि जीएनपी हमने देख लिया कि कैसे निकालना है। जीएनपी इस तरह से, इसका जीएनपी यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है ये वाला रूल लगाएंगे तब जाकर के निकलेगा। फिर हमने डेप्रिसिएशन देखा था, जिसे घाटा भी बोल देते हैं, मूल्य ह्रास भी बोल देते हैं, वो कैसे निकालते हैं तो वो भी मैंने आपको पिछले कल बता दिया था। अब हमें पता है कि जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है हमारे देश के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्शन है। क्या है, प्रोडक्शन है। पूरे जो भी पूरे साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी चीजें बन रही है वो है। अब प्रोडक्शन के लिए चार चीजों का होना जरूरी बताया था मैंने आपको। कौन कौन सा मैंने बताया था, कैपिटल होना जरूरी है, लैंड होना जरूरी है, आपके एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है, और साथ में मैंने बताया था लेबर का होना जरूरी है। चार चीजें बताई थी, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। इन चीजों के बिना जो है आपकी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है। इट मीन्स ये चारों चीजें जो है आपकी जीडीपी के लिए जरूरी है। अब किसी भी चीज को कितना प्राइस प्राइस जो है वो कितना रखा जाए, है ना, आपके मन में आता होगा कि कोई भी चीज बना रहे हैं तो उस चीज को बनाने के बाद प्राइस कितना होगा, ये कैसे रखे जाएगा, कितना रखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जीडीपी मैंने बताया था जब आपको, तो मैंने कहा था चार चीजों का होना जरूरी है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। कौन कौन सी, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और साथ में आपकी लैंड, है ना। तो ये चार चीजें बताई थी मैंने आपको कि इन चीजों का होना जो है वो जरूरी है। तो अब किसी भी चीज का कितना प्राइस रखना है कैसे पता चलेगा, तो ये डिपेंड करता है, या फिर कहें कि ये कैसे डिसाइड किया जाना है, तो इसके लिए जो है ये डिपेंड करता है कि कितनी लेबर लगी, कितना कैपिटल लगा, कितने एंटरप्रेन्योर है, कितना जो है लैंड लगी। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है प्राइस। किसी भी चीज का प्राइस जो है इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो जब आपकी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा हुआ, प्रोडक्शन के लिए यानी कि उत्पाद के लिए जो है या उत्पादन के लिए जो खर्चा किया गया उसे हम कहते हैं उत्पादन लागत। उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर कॉस्ट, और हिंदी में
उत्पादन लागत इसे हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट कम है तो चीजों का प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। तो चीजों का प्राइस जो है वो कैसे डिपेंड करता है? वो फैक्टर कॉस्ट पर जो है डिपेंड करता है। तो सभी को समझ आया फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? शिल्पा एंड प्रिया, क्लियर हुआ? अच्छा, आप बात कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मतलब यानी कि फैक्ट्री से चीजें आ रही हैं डायरेक्ट और उसकी कॉस्ट, तो क्या कभी आपको कोई भी चीज जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे मिल पाती है? नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अगर फैक्ट्री कॉस्ट पे आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर वो इसी पे मिल जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, है ना? जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो आप देखते हैं उस पे क्या लिखा होता है? एमआरपी। क्या लिखा होता है? एमआरपी। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसी रेट पे बेचते हैं, एमआरपी पे चीजें। अगर 10 की है तो 10 की देंगे, बोलेंगे एमआरपी इतना ही है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं 10 की जगह 8 भी ले लेते हैं, जबकि पड़ी उनको 5 की होगी, चाहे फैक्टर कॉस्ट चाहे उनकी 5 ही हो, है ना? तो फैक्टर कॉस्ट जो है, जब भी हम कुछ खरीदते हैं फैक्टर कॉस्ट पे चीजों को खरीदते हैं, दुकानदार तो उसी पे खरीदते हैं, आगे बेचते कैसे? एमआरपी पे। एमआरपी में क्या क्या होता है? एमआरपी में जो है आपका फैक्टर कॉस्ट होगी, प्लस टैक्स होगा। प्लस टैक्स होगा जो गवर्नमेंट लेगी। कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। तो जीडीपी को हम जो है कैसे निकालते हैं? हम क्या कहेंगे? जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, जिसमें मार्केट प्राइस में क्या होगा? टैक्स भी होगा, सब्सिडी भी होगी, है ना? टैक्स भी होगा और सब्सिडी भी होगी। अगर टैक्स जोड़ दिया जाए तो चीज क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। सब्सिडी जोड़ मतलब जोड़ कर जो है क्या हो जाता है? चीज सस्ती हो जाती है। सब्सिडी जोड़ दी जाए तो सस्ती हो जाती है। जैसे आप सोसाइटी में सामान लेते हैं ना, डिपो वगैरह में, तो क्या होता है? सब्सिडी मिल रही होती है, चीजें क्या होती है? सस्ती होती है। वही चीजें बाजार में क्या मिल रही है? मार्केट प्राइस में टैक्स लग करके महंगी मिलती है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट प्राइस क्या होते हैं और एमआरपी कैसे होता है, एमआरपी कैसे लिखा होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स को मिला करके। तो इसमें जो है मार्केट प्राइस में दोनों ही चीजें आती हैं, टैक्स भी आते हैं और सब्सिडी भी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया। मैंने क्या लिया? मोबाइल था, एक मोबाइल है और उसकी कॉस्ट है 11,000। ठीक है, उसकी कॉस्ट है 11,000। फैक्ट्री प्राइस की अगर बात करें या फैक्ट्री प्राइस की बात करें तो कितने थी? 7,000 था। 7,000 में आपको फैक्ट्री प्राइस में मिल गया। एमआरपी में क्या किया गया? 7,000 में जो है क्या कर दिया गया? 4,000 क्या लगा दिया उन्होंने? टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? जीएसटी वगैरह लगा लोगों के कितने का बन गया? 11,000 का। तब आपको जाकर के कितने का मिल गया? 11,000 का। एक बार आप जाते ना, बोलते होलसेल में चीजें सस्ती मिलती है, तो मतलब वो डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आपको मिल रही है। बाद में टैक्स वगैरह लग के आपको, आपने क्या करते हैं? आप उनको महंगा बेचते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो कई बार आप देखते हैं कि कई बार लिखा होता है, कई बार पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे लिखा होता है जीडीपी इक्वल टू जीडीपी। एक तो जीडीपी एफसी लिखा होगा इसके नीचे, और एक जीडीपी में क्या लिखा होगा? एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें टैक्स जो है उसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे और सब्सिडी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सब्सिडी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी लिखा होता है ना चीजों पे, वो कभी भी रियल प्राइस नहीं होता है। वो कभी भी रियल प्राइस नहीं होता है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं यहां लिख देती हूं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट एंड
जीडीपी मार्केट प्राइस। अभी हम इसको समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट भी समझ आ गया, मार्केट प्राइस भी आपको समझ आ गया। क्लियर है इतना? अगर चीज को सस्ती करना है तो टैक्स को घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। और अगर महंगा करना है, किसी चीज को महंगा करना है तो क्या करेंगे? तो जीडीपी का जो फैक्टर प्राइस है उसमें टैक्स जोड़ देंगे, सब्सिडी घटा देंगे, तो महंगी हो जाएगी। और अगर सस्ता करना है चीजों को, यहां लिख देती हूं, चीजों को सस्ता करना है, चीजों को सस्ता करना है तो जो आपकी मार्केट प्राइस होगा उसमें टैक्स घटा देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, ठीक है। महंगा कैसे किया जाता है, चीजों को सस्ता कैसे किया जाता है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहां तक। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में देखते हैं। पहले मुझे बता दो यहां तक डन है, लिख लिया सभी ने अच्छे से? मुझे क्लियर करवा दो कि लिख लिया यहां तक सभी ने। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, पर कैपिटा इनकम भी होती है, पर कैपिटा इनकम भी होती है। नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? पीसीआई लिखा होता है, पीसीआई। पीसीआई की फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम। हिंदी में क्या लिखते हैं? प्रति व्यक्ति आय। जब भी आप देखते हैं ना कि साल का ब्यौरा आता है तो प्रति व्यक्ति आय भी आती है, हर इंसान की आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? एन आई अपॉन पॉपुलेशन। किसी भी देश की स्थिति का पता इससे नहीं लगेगा कि टोटल राष्ट्रों की तुलना में पर इनकम या पर कैपिटा इनकम अच्छा है या नहीं, बल्कि कैसे लगता है किसी भी देश की जो नेशनल इनकम है, हर व्यक्ति की आय जो है, प्रति व्यक्ति की आय हम निकालते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा देश अमीर हो रहा है या गरीब हो रहा है, ठीक है। एन आई का मतलब है नेशनल इनकम। तो कैसे लगाएंगे प्रति व्यक्ति की निकालने के लिए? जीडीपी निकालेंगे प्रति व्यक्ति का, पॉपुलेशन करके, ठीक है। तो किसी भी देश की जो है स्थिति का अगर पता लगाना हो तो क्या करेंगे हम? वहां के हर व्यक्ति की आय का अंदाजा निकालेंगे। पर कैपिटा इनकम पता होनी चाहिए हमें। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी, रियल मतलब वास्तविक। रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ना, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम बात कर लेते हैं रियल जीडीपी या रियल जीएनपी एक्सेट्रा। ये रियल वर्ड क्यों लगा रहे हैं हम? रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक। वास्तविक जीडीपी क्या है, वास्तविक जीएनपी क्या है? तो कई बार हम क्या करते हैं, इन जितने भी शब्द है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब के आगे क्या लगा देते हैं? रियल वर्ड लगा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? लिख लीजिए, जीडीपी इफ जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड, आर कैलकुलेटेड, मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगी, पहले इंग्लिश वालों को लिखा देती हूँ, कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइस। फिर एग्जांपल दूंगी इसका मैं आपको। कांस्टेंट प्राइसेस, देन द टर्म ऑफ, then the term of real is applied before them.
इसका क्या मतलब हुआ? यदि जीडीपी, जीएनपी आदि आदि को स्थिर आदि को स्थिर मूल्यों, कांस्टेंट प्राइस का मतलब है स्थिर मूल्यों, ठीक है। ये जो कांस्टेंट प्राइस था इसका मतलब है स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है। पर देखो एक एक शब्द लिखवा रही हूं ताकि आपको अदर किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। निकाला जाता है तो उनके आगे तो उनके आगे वास्तविक यानी कि रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब भी हमें स्थिर मूल्य मतलब कांस्टेंट प्राइस निकालना हो, इसका क्या मतलब हो? अब ये कांस्टेंट प्राइस कैसे निकलेगा? तो पहले लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। पहले लिखवा देती हूँ। अब ये कांस्टेंट क्या है? लिख लिया, इतना इतना लिख लिया होगा मे बी आपने। तो कांस्टेंट क्या है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर, कैसे निकालेंगे इसको? बेस ईयर के आधार पे। बेस ईयर इज यूज्ड in order to make price constant, price constant। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में? हिंदी वाले लिखिए इसका मतलब आधार, आधार वर्ष की अवधारणा, आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग मूल्यों को स्थिर करने के लिए, मूल्यों को स्थिर करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आपकी? आधार वर्ष। इसको अंडरलाइन करो, आधार वर्ष को इंग्लिश में अंडरलाइन कीजिए बेस, बेस ईयर। ये सारी टर्म मैं आपको बताऊंगी भी बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष जो है क्या होता है। अभी इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आप जो है अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। अब ये कांस्टेंट ईयर क्या करता है? कांस्टेंट ईयर क्या करेगा? तो द कांस्टेंट प्राइस, द कांस्टेंट प्राइसेस गिव रियल आइडिया, गिव रियल आइडिया। क्या देता है? रियल आइडिया देता है अबाउट द स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आधार वर्ष की अवधारणा, आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की, उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को दिखाती है, स्थिति की वास्तविकता, वास्तविकता को दिखाती है। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको समझा देती हूँ इसको, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। पहले जब लिख लेंगे तो डन लिख देना, डन लिख देना, फिर मैं आपको समझा देती हूँ इसको। लिख लिया?
डन। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है वो भी लिखवा देते, फिर दोनों को इकट्ठा कंपैरिजन करके समझा तो ज्यादा अच्छे से आएगा। अब साथ में ही लिख लो, इसी में लिख लो, सेवंथ जो हमारा पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी है, ताकि मैं लिखवाने वाला काम खत्म कर दूं फिर उसके बाद आपको समझाऊं। नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी ये क्या होता है इसके बारे में भी लिखवा देती हूँ, उसके बाद ही इसको समझते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए, इफ जीडीपी, जीएनपी etc are calculated at current price, very important, current price या prices, ठीक है, very very important, current prices, then the term of nominal is used before them। अच्छा, नॉमिनल मतलब नाम मात्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम मात्र, नाम मात्र। यदि जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा आदि को चालू या प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाता है, मूल्यों पर निकाला जाता है, तो उनके आगे नॉमिनल या फिर नाम मात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलो ये आपने लिख लिया होगा, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब, क्या कह रहे हैं ये। तो कुछ टर्म आई है हमारे पास, जो टर्म आई है वो मैं सारी बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, ये चालू या प्रचलित हिंदी में हाईलाइट कर लो, और करंट प्राइस जो है इंग्लिश में हाईलाइट कर लो। तो ऊपर से अभी तक आपने बहुत सारी टर्म्स लिखी है ना, ऊपर से अभी तक आपने जो टर्म्स लिखी है वो सारी बताऊंगी। एक आप जो है ऐसा करिए, टेबल बनाइए मेरे साथ, एक टेबल बनाएंगे सभी इस तरह से, इस तरह से टेबल बनाएंगे। जितनी लाइन मैं लगा रही हूं उतनी लगानी है आपने, ज्यादा नहीं लगानी है। ठीक है, अभी मेरे पास तो अच्छे से बन नहीं पाएगा क्योंकि डिजिटल पेन है, आपको पता है। इसमें आप लिखो पेंसिल, मान लो आपने पेंसिल खरीदी है, पेंसिल लिख लो, पेन लिख लो, यहां पे लिखो प्राइस, यहां पे लिखो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि आपका उत्पादन, हिंदी में लिखेंगे उत्पादन, प्राइस को आप लिखेंगे मूल्य, फिर लिखो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा, और रियल जीडीपी। चलिए अब इसको करते हैं। ठीक है, मान लो यहां पे बेस ईयर रखना है हमें, बेस ईयर भी बताऊंगी। पहले आप लिखिए कि 2011 में आपने पेंसिल खरीदी, 5 रुपए की थी पेंसिल आपकी, कितने की थी, 5 की थी। ठीक है, उस समय आपने पेंसिलें कितनी बनाई थी, 20 पेंसिल आपने बनाई, 5 रुपए उसका प्राइस रखा, तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। नॉमिनल क्या होता है, करंट प्राइस, मतलब जितना करंट चल रहा है, कितना चल रहा है, 5 रुपए चल रहा है पेंसिल का प्राइस एक का, तो 20 पेंसिलों का कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में जो है भी सेम हो जाएगा यहाँ पे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। अच्छा, इसको मैं बाद में बताती हूँ, रियल को पहले आपको इतना, करंट वाला तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, करंट वाला आपको समझ आ रहा है, रियल पे बाद में आते हैं, रियल में क्या करेंगे, बाद में आएंगे। फिर 2012 में आप पेंसिल बनाते हैं, आप उसका प्राइस आप 6 रुपए रख देते हैं। कितनी पेंसिलें बनाई आपने, 19 पेंसिल बनाई, 19 पेंसिल बनाई। आप क्या करेंगे, 6 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 114, करंट प्राइस आ गया, इतना चल रहा है, इसको कहते हैं करंट प्राइस को कहते हैं नॉमिनल। ठीक है,
फिर आपने इसी तरह से जो है पेंसिल बनाते रहे, पेंसिल बनाते रहे। 2020 में फिर से पेंसिलें बनी और 7 रुपए आपने प्राइस कर दिया पेंसिल का। कितनी पेंसिलें बनाई आपने? मान लो 18 बनाई। 7 गुना 18 कर दी, 7 into 18 कर दी, कितनी होगी? 126। फिर आपने 2021 में बनाई, मान लो यहाँ पे आपने 10 पेंसिल बनाई और कितनी रख दी? आपने जो है कितनी पेंसिलें बनाई? 15 पेंसिलें बनाई। 10 गुना 15 कर दिया तो कितना हो गया? 150 हो गया इसका। फिर आपने 2022 में बनाई। 2022 में आपने जो है 15 रुपए पेंसिल का रेट कर दिया और 14 पेंसिल बनाई और 15 गुना 14 हो गया। इसी तरह से जो है आप बनाते रहे और 2024 में भी आपने बना ली। ठीक है, अब ये क्या था? ये तो था नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कैसे करते हैं? जो भी करंट का प्राइस होता है, जितनी चीजें आपने बनाई है उसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉमिनल जीडीपी आ जाता है। पहले मुझे बताओ आप दोनों कि नॉमिनल जीडीपी क्लियर हुआ? शिल्पा एंड प्रिया, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हम देखेंगे अपना रियल जीडीपी। ठीक है, अब रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला ऊपर? हमने बोला रियल जीडीपी के लिए क्या होना चाहिए? एक बेस ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस ईयर। बेस ईयर होना चाहिए। दूसरा क्या है? कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट प्राइस। तो बेस ईयर का मतलब है कि इनमें से जो है किसी एक को हम बेस ईयर रख लेंगे। मान लो हमने 2024 में बनाई होती है, 2020 में बनाई है, 2012 में बनाई है, 2020 देख रहे हैं आप, 21 देख रहे हैं, 22 देख रहे हैं, सब में पेंसिल बनाई गई है ना? सब में अलग अलग पेंसिलें बनी है, अलग अलग क्वांटिटी है। हमें क्या करना है? बेस ईयर रख लेना है। मान लो आप बेस ईयर रख लेते हैं, किसी को भी रख लेते हैं, आपका मन का। बेस ईयर का मतलब है इनमें से आपने एक फिक्स ईयर रख लिया कि इस बेस ईयर पे जो है, इस आधार वर्ष के आधार पर जो है हम क्या करेंगे? पेंसिल का प्राइस निकालेंगे, रियल जीडीपी निकालेंगे। तो आपका मन कर रहा है 2012 रखना है, मतलब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वैसे कि कौन सा बेस ईयर रखना है आपने। और किसी भी चीज का जब निकालते हैं, मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट का मन किया कि उन्होंने जो है 2011 को बेस ईयर रख लिया। ठीक है, किसको रख लिया? 2011 को जो है आधार वर्ष जो है वो रख लिया। तो अभी तक अगर मैं अगर एग्जैक्ट आपको बताऊं, प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं उसमें जो है 2015 से अगर हम बात करें तो 2011 को ही जो है 2011 और 12 को बेस ईयर रखा गया है प्रेजेंट में। ठीक है, 2011 को हम क्या कर लेते हैं? बेस ईयर रख लेते हैं। ये क्या आ गया आपका? बेस ईयर। तो बेस ईयर आ रहा है तो मतलब प्राइस भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ना तो बढ़ना ना कम होना। ये रख लिया हमने बेस ईयर। और प्राइस कितना हो गया? कांस्टेंट हमारा 5 हो गया। तो जितने भी ईयर का हमने निकालना, सबके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करना उसको, जितनी भी क्वांटिटी बनी है। पहले 5 के साथ 20 को किया, कितना हो गया? 100 हो गया। फिर पांच पांच ही हमारा जो है क्या है, क्योंकि बेस ईयर 2011 है तो 2011 में प्राइस क्या था? 5 था। 5 हमारा कांस्टेंट प्राइस है। कितनी बनी चीजें? 19 बनी। तो कितना हो जाएगा? 95। फिर 5 ही है हमारा, सबके साथ 5 के साथ ही करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट प्राइस है। फिर प्रोडक्शन चाहे आपकी 18 हो, चाहे 15 हो, चाहे 14 हो, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 × 5 = 90 और 15 × 5 = 75, 14 × 5 = 70। इस तरह से आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। रियल जीडीपी का मतलब है यहाँ पे कि एक बेस ईयर लेंगे आप, उसी के आधार पे उस साल में जितना प्राइस था आप देखेंगे कि उस साल अच्छा इतना 2011 में 5 रुपए की पेंसिल बिक रही थी, तो आज जो है अगर हम 20 पेंसिलें बना रहे हैं तो 2005 के हिसाब से, जो 2011 के हिसाब से जो है 5 रुपए के हिसाब से पेंसिल थी, तो उसका प्राइस हमें कितना पड़ा? वो है आपका रियल जीडीपी। अब बेस ईयर क्या होता है? अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बेस ईयर थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ। बेस ईयर मतलब आधार वर्ष,
ऐसा साल जिसमें विकास न तो ज्यादा हो और न ही विकास कम हो रहा हो। ठीक है, न तो विकास ज्यादा हो न ही विकास कम हो रहा है। किसी एक साल को फिक्स मान लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर बोलते हैं या औसत विकास दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत विकास दर। थोड़े शब्दों का हेरफेर है, बाकी चीजें इजी है। औसत विकास दर को क्या बोलते हैं? एवरेज डेवलपमेंट, एवरेज डेवलपमेंट रेट, डेवलपमेंट रेट। तो ये जो एवरेज डेवलपमेंट रेट है आपका, कैसे बनाया जाता है? किसी एक ईयर को, वन ईयर को क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे, फिक्स मान लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2011 को ऊपर जो है फिक्स ईयर मान लिया था, तो रियल जीडीपी आ जाती है हमारी। तो रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर है, रियल और नॉमिनल जीडीपी? मुझे बता दो कंफर्म करके। ओके, अब कुछ टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थोड़ा वो भी बता देती हूँ आपको। आज की क्लास में ही हम इसको फिर क्लोज करेंगे इन सब चीजों को। तो टर्म लिखिए। सबसे पहले ये लिख लीजिए, ट्रिपल पी भी लिखा होता है कई जगह, आपने सोचना है कि ट्रिपल पी क्या है। ट्रिपल पी का मतलब है परचेजिंग पावर प्योरिटी, परचेजिंग पावर प्योरिटी, यानी कि क्रय शक्ति सामर्थ्य। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय शक्ति सामर्थ्य। इसका मतलब खरीदने की क्षमता। सिंपल वर्डों में बोलूं तो खरीदने की क्षमता। ठीक है, क्या होता है? खरीदने की क्षमता। तो खरीदने की क्षमता जो है सैलरी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब कोई चीज जो है आप $3 में खरीद सकते हैं, कोई $2 में खरीद सकता है, कोई देश कोई $1 में खरीद सकता है, तो वो सैलरी पे डिपेंड करती है। तो बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है, पीपी ट्रिपल पी क्या होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। अच्छा, फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें मैं आपको टर्म बता रही हूँ जो आपने अक्सर आप जो है टर्म्स को, जिन टर्म्स को आप सुनते रहते हैं कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं निवेश। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। आपने किसी भी चीज का निवेश कहाँ पे किया, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब निवेश जो है वो एक टाइप का खर्च है ना, जो आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कह सकते हैं या उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए करते हैं आप। मतलब किसी भी चीज को और बढ़ाने के लिए करते हैं। मान लो आपके पास 10 रुपए आ गए, तो आप चाहते हैं कि 10 के 15 हो जाए, तो आप क्या करेंगे? उसको इन्वेस्ट करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है इकोनॉमी में। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब यानी कि निर्यात। छोटी छोटी टर्म्स बता रही हूं मैं आपको, है ना। निर्यात क्या होता है? मान लो कोई ये आपकी देश की बाउंड्री है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कोई क्या है? ट्रैवलर आया, ट्रैवल करने आए हैं। अब ये जो ट्रैवल करने आए हैं यहाँ पे क्या करेंगे? आकर के ट्रैवल करने वाले क्या करेंगे? ट्रैवल करते हैं, यहां से आते हैं, सामान खरीदते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है,
घूमने फिरने आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर जो है इंडिया में घूमने आते हैं, उनको कुछ पसंद आ रहा है तो वो खरीद लेते हैं और विदेश में ले जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि निर्यात कर रहे हैं। फिर कुछ होता है इंपोर्ट भी होता है। क्या होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात। आप फॉरेन में घूमने गए, है ना, आप फॉरेन में घूमने गए, आपने वहां पे मान लो आप अमेरिका गए, अमेरिका में गए थे आप घूमने, आपको वहां पे कोई चीज पसंद आई, आप खरीद के इंडिया ले आए, तो वो क्या हो गया, आयात किया आपने, अपने साथ ले आए, विदेशी वस्तु को साथ में लाए, वो आपने आयात किया। तो आयात और निर्यात जो है, ये टर्म भी आपको क्लियर होगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो क्या होता है। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो आप नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं, कई बार टर्म्स आ जाती है एग्जाम में, लिख लीजिए, क्योंकि हमें टर्म्स ही नहीं पता होती है। सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी समस्याएं हैं, तो एक एक करके जो है इन समस्याओं को देखेंगे। शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार शब्द आ जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि इनका क्या मतलब होता है। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे स्लो डाउन क्या होता है। तो जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी होगी उन्होंने पढ़े होंगे 11th में, 12th में या फिर कॉलेज में, स्लो डाउन। हिंदी में भी इसको स्लो डाउन ही आप लिखेंगे। स्लो डाउन क्या होता है, तो स्लो डाउन आपका जो भी आपका ग्रोथ रेट है, जो भी आपका ग्रोथ रेट है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम ही, ग्रोथ रेट को मतलब वृद्धि दर भी बोल देते हैं, सबवृद्धि दर भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपका ग्रोथ रेट क्या हो, लो होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, ग्रोथ रेट आपका क्या होना शुरू हो जाए, उसमें ग्रोथ रेट जो है वो कम होने लगे, लेकिन पॉजिटिव वे में। कैसे, पॉजिटिव वे में, ठीक है। कैसे कम होने लगे, पॉजिटिव वे में, तो स्लो डाउन उसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको, स्लो डाउन बोलते हैं। मतलब द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बिकम्स लोअर देन बिफोर बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगती है, हालांकि सकारात्मक रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, आप स्लो डाउन कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, अदर वर्ड्स में अगर कहें, स्लो डाउन में जीडीपी जो है पहले की तुलना में क्या होता है, कम ग्रोथ करता है, ठीक है, उसकी कम ग्रोथ रेट हो रहती है, तो उसे कहते हैं स्लो डाउन। सेकंड टर्म, दूसरी समस्या हमारे पास क्या होती है, दूसरी समस्या आती है कॉन्ट्रैक्शन। वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन, हिंदी इंग्लिश में सेम लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है जो भी आपका ग्रोथ रेट है, जो भी आपका ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट किसी भी, ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही, तिमाही सभी जानते हैं क्या होता है, तिमाही मतलब तीन, ठीक है, तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव इन एनी क्वार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कि अगर जो है आपके पहले 3 महीनों में जो है, या तिमाही में, या ईयर के हिसाब से अगर कर रहे हैं हम काउंट, तो पहले 3 महीनों में जो है अगर ग्रोथ रेट आपका कम हो जाता है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन में चले गए, भारत की इकोनॉमी फिर कॉन्ट्रैक्शन में, ऐसा हम बोलते हैं। फिर एक वर्ड यूज होता है रिसेशंस, 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 हम बोल देते हैं रिसेशंस में चले हैं। रिसेशंस को इंग्लिश हिंदी में रिसेशन ही बोलेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो ग्रोथ रेट है आपकी, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर जो है आपकी,
ग्रोथ रेट जो है लगातार कम से कम 2 तिमाहियों में नेगेटिव रहती है। लगातार 2 तिमाही, 2 तिमाही लगातार, कम से कम लिखना था, कम से कम, लगातार कम से कम 2 तिमाही या तिमाहियों के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव बनी रहेगी। तो रिसेशन यानी कि मंदी, मंदी भी बोल देते हैं आप इसको, ठीक है, उसे मंदी कहते हैं या रिसेशन कहते हैं। ग्रोथ रेट जो है एट लीस्ट 2 क्वार्टर्स में क्या रहेगी, वो कम रहेगी, तो उसे रिसेशन या मंदी बोल देते हैं। बोलते हैं ना मंदी, मंदी चल रही है आजकल। तो नेक्स्ट टर्म आती है डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब महामंदी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डेप्रिसिएशंस का मतलब है महामंदी। महामंदी क्या होती है, तो महामंदी होती है आपकी 2 टर्म से मिलके बनी है, रिसेशंस। तो रिसेशंस मैंने ऊपर बता दिया है आपको क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 बार 2 क्वार्टर्स में क्या होता है, मंदी चलती है, उसे रिसेशंस कहते हैं। और साथ में क्या आ जाती है, डेप्रिसिएशंस। डेफ्लेशन, डेफ्लेशन मतलब हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। क्या आ जाती है, अपस्फीति। अगर दोनों ही चीजें इकट्ठी आ जाए तो डेप्रिसिएशन हो जाता है। वस्तुओं को कीमतों का गिरना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों का गिरना। तो एक बार खुद भी पढ़ोगे ना मेरे पढ़ाने के बाद तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म हमारे पास मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन को हिंदी में भी मेल्ट डाउन ही बोलेंगे। मेल्ट डाउन का मतलब क्या होता है, हैवी, हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर बाजार में भारी गिरावट। क्या मतलब हुआ इसका, शेयर बाजार में भारी गिरावट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक के आपको, और आपको पता भी होना चाहिए इनका। तो फिलहाल तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से आपके लिए ये वाला टॉपिक इनफ है। इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक करेंगे, कल ही देखेंगे अब अगला टॉपिक। आज के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए इतना ही काफी था। और इसके अलावा जो है अब कल जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इसी में। या तो हम इनकम करेंगे या तो प्लानिंग कमीशन करेंगे। चलिए देख लूंगी मैं आपको क्या करवाना है, अपने हिसाब से देख लूंगी जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो या तो इनकम करेंगे या फिर प्लानिंग कमीशन करेंगे। तो अगर किसी को ये समझ नहीं आई है टर्म्स, तो दोबारा से मेरी क्लास देखेंगे आप लोग तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नोट डाउन भी कर लेना। ये पीडीएफ जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी बैच नंबर 14 में तो अभी हो जाएगी, जस्ट विद इन 10 मिनट। बाकी बैचेस में उसके बाद कन्वर्ट होगी। तो मतलब विद इन 1 आवर्स जो है आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है, नोट्स रह गए लिखने को, तो फिर यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है सभी को। और डेली क्लास लगवाइए, ठीक है। एक दिन एक बच्चा आता है, कल आप नहीं आएंगे मुझे पता है ना। प्रिय और शिल्पा जो है आज आए हैं तो कल नहीं आएंगे, कल और 2 आएंगे, फिर वो 2 दिन वो नहीं आएंगे, फिर अगले 2 दिन और आएंगे, तो फिर ये दिक्कत है, ठीक है। तो डेली आया करो क्लास के अंदर। चलिए तो फिलहाल के लिए जो है इतना ही काफी है आज के लिए। इन सभी टर्म को अच्छे से कर लेना, 3 से 4 बार पढ़ना, तब जाकर के ये क्लियर होती है, अदरवाइज दिक्कत है इन टर्म में, ठीक है, भूल जाती है बार बार। और इतना डिटेल में किसी भी किताब में आपको नहीं लिखा होगा, एक जगह पे एक ही चीज नहीं मिलेगी, इसलिए जो नोट्स करवा रही हूँ अच्छे से करिए।